अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। शहबाज की पहली परवाज़, सदर आसिफ जरदारी को क्या मर्ज लाहक है, ट्रंप के टैरिफ के बड़े मुतासरीन कौन। तो ये हैं हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ईद भी अच्छी गुजर गई होगी। हमारी भी अच्छी गुजर गई है, तो वे के। और ये है कि नागे भी दरमियान में काफ़ी आए हैं। हमने सोचा कि आप लोग भी इंजॉय कर लें, बजाय इसके कि हर टाइम हमारी बोर्ड डिस्कशन सुनते रहें। और हमें भी ब्रेक की ज़रूरत है। और दरमियान में कोई थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होगी, लेकिन यह है कि आपको पता है कि उम्र के भी तकाजे होते हैं। और बाकी आप लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स की, मोहब्बत का इजहार किया और मुझे एहसास दिलवाया कि आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। और मैंने भी जवाबन आप लोगों को यानी कि उधर भी ईमेल्स का जवाब दिया और अभी दोबारा से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और उनका भी जिन्होंने दिल में मुझे ईद मुबारक बोला था। बाकी ये है कि कोई अपने सवाल वगैरह भेजा करें, मेरे लिए उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कोई रब्ता जो है बढ़ना चाहिए। अब मैं पहले आप लोगों ने कोई सवाल भेजे थे, मैं कोई दरमियान में सुस्त पड़ गया। वजह ये थी कि मैं सोच रहा था कि मैं को मुतलका जो हुकूमती महकमे हैं उनसे जवाब ले लूँ, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि बजाय इसके कि उनके जवाब का इंतज़ार करता रहूँ, मैं कोई आपके कोई सवाल जो है उनको दरमियान में वैसे भी शामिल कर लूँगा। सवाल असल चीज़ है, जवाब छोड़ें। जवाब भी हर अच्छा होगा, लेकिन सवाल आपके जो है ना वो मैटर करते हैं। तो नाजरीन, हम जो है यानी कि आगाज़ करते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत का। यानी कि कोई पहली दफ़ा कोई एक लोगों कोई चीज़ देने के काबिल हो इन्हें, यानी कि 2022 से लेके आनवर्ड बस हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और खैर ये है कि उस दौरान उन्होंने जो कई मामला ठीक किया है। यानी कि मसलन यह है कि एक टाइम था कि जब लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों को मिसगाइड भी कर रहे थे कि जी वो पैसे कटवा लो, पैसे कटवा लो, अब बैंकों दोनों पैसे नहीं देने। लेकिन खैर वो भी टाइम गुजरा, फिर डॉलर जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, डॉलर भी कंट्रोल हो गया। ओवरऑल अब जो है ये है कि जो फिर उन्होंने आईपीपीज़ के साथ रीनिगोशिएट किया और अब जो है वो कीमतें कम की। और फिर जो है आईएमएफ दरमियान में आड़े आ गए ना, क्या की कर रहे हो भाई, तुम इन्होंने लोगों को क्यों रिलीफ दे रहे हो। तो जो है शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैंने उन्होंने कहा कि जनाब थानू की मसला है, साडा आपस का मसला, साडा ते अवाम दा। हमने ये जो रिलीफ दिया हमने सब्सिडी नहीं दी, हमने तो वो जो इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की प्राइस कम हुई है हमने उसी में से लोगों को आगे उनके साथ उनको रिलीफ आगे पास ऑन किया है। तो लिहाजा उन्होंने ये रिलीफ देने में कामयाब हो गए हैं। 7.5 रुपये पर यूनिट में कमी आई है, अच्छी बात है। अब जो लोग इस पर कितने खुश हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन यह है कि चैलेंजेस चलते रहते हैं। जब एक मसला हल होता है तो कोई और मसला शुरू हो जाता है। मैं अक्सर ये बात करता भी हूँ कि 2013 में मैं सोच रहा था, उस टाइम टेररिज्म काफ़ी थी, तो मैं सोचता था कि अगर आज लोगों को कहा जाए कि अगर टेररिज्म को कंट्रोल कर लें तो लोग कहेंगे जी कि बस ये जो दहशत गर्दी है ना इससे हमें बचाएं, हम जो है कोई बाकी काम जो है बेरोज़गारी सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, ये दहशत गर्दी इनसिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं होती। अभी भी हर कई इलाकों में है, लेकिन मैं उन इलाकों की भी बात कर रहे हैं जिधर सुइसाइड अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे तब। तो वो भी हुआ, लेकिन फिर ये होता है कि जब आपकी एक ख्वाहिश पूरी होती है उधर कई नई ख्वाहिशें भी जन्म ले रही होती हैं, या आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें एब्सेंट होती हैं हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो प्रेजेंट होती हैं या जिधर से हमें रिलीफ आता है वो हमको थोड़ी देर के लिए उसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है वही बाकी जो चीज़ें उन पर हमारा फोकस चला जाता है। तो एनीवे यानी कि अब आप लोग बताइएगा कि ये रिलीफ कितना बड़ा रिलीफ है। मैंने तो सोलर लगवाया हुआ है, मुझे तो ये है, या सोलर वालों को जो अभी सोलर की जो यूनिट है जो उन्होंने क़ुव्वत ख़रीद उसकी जो है यानी कि कीमत ख़रीद वो जो कम कर रहे थे, वो मेरे ख्याल है कि किसी हद तक इसमें कंपनसेट होगी, किसी हद तक, पूरी नहीं लेकिन किसी हद तक इस यूनिट में जो कमी आई है यानी कि वो उसमें कंपनसेट होगी। तो नाजरीन, अब जो है ना कि हम अपना यही है कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से। आसिफ जरदारी साहब जो हैं बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन यह है कि जब से वो बीमार हैं लोग बड़े ही कुछ ज़ालिम किस्म के हैं और बड़े ही अजीब किस्म की अफवाहें फैला रहे होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो थंबनेल्स हैं और तस्वीरें हैं यानी कि बड़ी जैली किस्म की वो चला रहे होते हैं। दूसरों की एक जो बीमारी है उस पर हंस रहे होते हैं। ये एक इंतहाई अनएथिकल हरकत है। अब यह है कि जरदारी साहब को हुआ क्या है। जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है जी कि उनको कोरोना हुआ है। क्या कोरोना हुआ है या क्या हुआ है इसके बारे में मैं कोई गारंटी से नहीं कह सकता, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आप कह लें। उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसम। डॉक्टर आसम कौन है? डॉक्टर आसम जो हैं वो उनके पटारो कैडेट कॉलेज के उनके दोस्त हैं।
और फिर यानी कि दोस्त क्या है नहीं कि पटारो कैडेट कॉलेज में थे, ये ऐसे ही है कि जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो जो लोग मेरे साथ हैं जो उस टाइम दोस्त ना भी हों तो बाद में कहीं मिल पड़ते हैं तो उधर भी दोस्तियाँ हो जाती हैं। फिर यह है कि जरदारी साहब जब जेल में गए पहली दफ़ा और उनको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर आसम जो है ये हड्डियों के डॉक्टर थे, आर्थोपेडिक के सर्जन हैं, तो उधर की सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। और उनको ये जो यानी कि पहले कोई जरदारी साहब के साथ उनका जो रब्ता हुआ फिर वो बढ़ता गया। फिर अब जो है उनका अपना हॉस्पिटल भी है, पहले कहीं कोई अंदरूनी कराची में था, अब ज़रा पॉश एरिया में उनका जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है। फिर जो है जरदारी साहब ने और मेहरबानियाँ की तो उनका जो एक यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज जो है वो भी है डॉक्टर आसम का। डॉक्टर आसम जो है जब पिछली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की जब थी, बल्कि एक ही गवर्नमेंट आई है 2008 के बाद जो, तो उसमें वो उनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी थे और मुख्तलिफ जो स्कैंडल्स वगैरह होते थे उसमें भी वो डॉक्टर आसम जो है यानी कि उनका इसी हवाले से जिक्र आता था कि जरदारी साहब के जो करीबी बाएतमाद दोस्त हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो भी आज तक जब कभी यानी कि पिछले कोई 20 सालों में बीमार हुए हैं और पाकिस्तान में हैं तो वो डॉक्टर आसम के ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है, यानी कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो मैं पहले कह रहा था ना कि वो वाकई उनको कोरोना का मसला है या कोई और मसला है, ये हमें कह नहीं सकते। बस ये है कि ये जो हमें बताया गया है हम उसकी बुनियाद पर जा सकते हैं। उनका उधर दुबई में भी हॉस्पिटल है जो लेकिन पर्टिकुलरली जब इधर पाकिस्तान में होते हैं तो जरदारी साहब जिधर भी हों तो उधर ही होते हैं और यानी कि उसी हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट होती है। उनके लिए कहते हैं कि स्पेशल कमरा भी है, यानी कि हमारे जियो के कोलीग हैं, दोस्त हैं, कामरान रज़ी, वो एक पीपल्स पार्टी पे बड़ा एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। तो मैं आज उनसे भी इस सिलसिले में बात कर रहा था तो उन्होंने भी ये चीज़ें मुझे मज़ीद उनको कंफर्म किया कि इनका बड़ा आपस में ताल्लुक़ है और वो यही इधर जो जब भी ट्रीटमेंट होती है ना तो वो डॉक्टर आसम के हाथ ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यानी कि हमें यानी कि पता नहीं है कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। जरदारी साहब के और भी मसाइल हैं, यानी कि उनका हार्ट का इशू है और हार्ट का इशू भी काफ़ी सीरियस है और मैं उससे डिटेल में नहीं जाता, यानी कि बाकी भी हैं। आप देखा होगा कि जरदारी साहब जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर लगते हैं इस दफ़ा ना, यानी कि जैसे आंखें जो हैं धंसी हुई हैं और कोई कमज़ोरी काफ़ी अय्या है। तो आई डोंट नो कि ये वो वाला मसला है, कोई हार्ट के रिलेटेड है या वाकई कोरोना हुआ है या कोई और मामला हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे और बाकी जो उनके बदख्वाह हैं अल्लाह उनको भी हदायत दे कि ये फ़जूल किस्म की झूठी ख़बरें अपने दुश्मनों के बारे में भी नहीं चलाते। ये ऐसे ही था कि जब जो वो बेगम कुलसूम नवाज़ जो हैं वो हॉस्पिटल में थी तो उस टाइम जो पीटीआई वालों ने जिस तरीके से चीज़ों को फैला रहे थे, चला रहे थे और बेशर्मी के साथ और कभी इस चीज़ पे अफसोस किए बगैर कुछ आजकल इस तरह से कोई उतना तो है अभी उस लेवल की इंटेंस कैंपेन तो नहीं चली, लेकिन अभी जो है कोई यूट्यूबर जो हैं वो अपने बिलों से बाहर निकले हुए हैं और इस तरह की कुबोंगियाँ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अब जो है कि हम आते हैं ट्रंप की तरफ। ट्रंप आपको पता है कि अमेरिका ने जो एक हीरा तलाश किया है, अवाम ने, वो कहते हैं जी कि अवाम जो है ना हमेशा सही फ़ैसला करती है। मैं पहले भी मेरे हले बात कर चुका हूँ, अवाम का फ़ैसला ज़रूरी नहीं कि ठीक होता है, लेकिन ये एक कलेक्टिव विजडम होता है। कलेक्टिव विजडम में अगर लेट्स से कि मैंने गलती की है तो अपनी गलती को तो मैं कभी कंडेम नहीं ना करता, अगर किसी और ने की हो फिर तो मैं उसको करता हूँ। तो जब आपने कलेक्टिवली आपने कोई एक ब्लंडर मारा होता है तो फिर आपको कोई बंदा भी नहीं मिलता कि किसको कहा जाए। तो अब जो एक कलेक्टिव ब्लंडर हुआ है अमेरिका में, उधर ट्रंप को ले आए हैं। ट्रंप ने, मैं अक्सर मेरे जहन में आता था कि कौन सा ऐसा आदमी है या यानी कि अमेरिका का जवाल कैसे आएगा। अमेरिका में सेल्फ़ करेक्शन का मैकेनिज़्म बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ट्रंप जैसी चीज़ जो है ना, ये एक जो आया है मखलूक आई है, इसकी वजह से अमेरिका पर जवाल आएगा। उसने एक चौधरी के स्टेटस से इंतहाई कमीने अमीर आदमी जैसे स्टेटस पे वो अमेरिका को लेकर जा रहा है। हर मुल्क पर वो टैरिफ लगा रहा है और जो टैरिफ का उसका फार्मूला है वो भी बड़ा अजीब है। वो अजीब इस तरह से है कि ये मैटर नहीं करता कि मैंने जो अमेरिका से प्रोडक्ट्स आ रही हैं क्या मैं उनको उन पर मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, लेट्स से। बल्कि इसमें मैटर ये करता है, आप इस तरह समझें कि जैसे मैं अमेरिका में को 20 अरब की चीज़ें भेज रहा हूँ, अमेरिका से मैं 10 अरब की चीज़ें मंगवा रहा हूँ, तो वो कहता है कि ये जो 10 अरब का ट्रेड डेफिसिट है ना,
इसको देखें और फिर ये है कि बाकी जो हमारी चीज़ें इन पर इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगाई हुई है, वो उसने कैलकुलेटर पास रखा हुआ था और उसने सारे ममालिक पर लगाया है, किसी तफरीक के बगैर अपने दोस्तों और दुश्मनों सबको उन्होंने डसा है। और वो ममालिक जो कि वो जो अर्जेंटीना का आजकल एक मस्खरा आया हुआ है, यानी कि वो उसका ये ख्याल था जी कि मेरा ट्रम्प बड़ा दोस्त है, उस पर भी लगा है। नेतन्याहू इसराइल पर भी लगा है। मोदी जो है यानी कि लोग कहते थे इंडिया जनाब बड़ा करीब है, उस पर भी लगा है। यूरोपियन यूनियन पर भी लगा है। वो किसी को यानी कि वो दोस्त समझ ही नहीं रहा। चाइना और सॉरी कनाडा और मैक्सिको पे इस दफ़ा उसने नहीं लगाया, लेकिन उन पे एक महीना पहले उन पर 25% लगा चुका है। आजकल जो नया कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आया है उससे ज़रा को थोड़ा सा तमीज़ से बात करता है। पहले वाले जो जस्टिन ट्रूडो को तो यानी कि वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेता था, उसको गवर्नर कहता था। मतलब ये है कि कनाडा जो है वो अमेरिका की 51वीं स्टेट है और ये गवर्नर है उधर का। ये जो नए वाला आया ना उसने कहा जी कि अमेरिका के साथ हम नहीं चल सकते। तब से इसके साथ ज़रा को तमीज़ से बात करता है। उसको भी कल फिर फ़ोन किया उसने कहा कि जनाब तुहाड़े मजीद ये नहीं लाते, लेकिन है कि चलो जो तुसी इलेक्शन जीता हो ना अगले महीने, यानी कि अप्रैल में उधर इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है फिर आपसे बात करेंगे। बाकी जो है यानी कि जो बड़े गरीब ममालिक हैं वो बड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा क्रश हुए हैं। मसलन कम्बोडिया है, कम्बोडिया पे कोई हम पे तो लगा है कोई 30%, कम्बोडिया पे कोई लगा है कितना लगा है कोई मेरे ख्याल 47% है या 49% है। और जो वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, यानी कि वो ट्रेड डेफिसिट जिधर जिधर है, यानी कि अमीर गरीब की कोई तखसीस नहीं है। कोई अफ्रीकन ममालिक हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं आता, यानी कि उन पे बड़ा, यानी कि एक मुल्क था उसका मैं पढ़ रहा था, उस पर भी कोई 45% से ऊपर लगा है। चाइना पे जो है यानी कि जब से आया है उस पर जो टैक्स लगा रहा है और जो पिछली दफ़ा लगा कर गया था, अब जो है ओवरऑल जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उन पर कोई 50% से बढ़ चुका है मेरे ख्याल। अब 56% जो है उन पे टैक्स हो गया है। वियतनाम पर भी उसने लगा दिया है। वियतनाम जो है यानी कि उनका ट्रेडिंग पार्टनर इस टाइम अमेरिका का बना हुआ था। कोई 6वें नंबर पे, 6वां बड़ा ट्रेड पार्टनर था। इंडिया जो है, इंडिया 10वें नंबर पे है उधर। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि 10वें नंबर पे आती हैं अमेरिका में जो जाती हैं। जो वियतनाम है वो 6ठे नंबर पे था। बहुत सारी जो इंडस्ट्री है जो चाइना से रीलोकेट हो रही थी वो आगे उधर वियतनाम में हो रही थी। अब उन पर भी जो है इनके कोई जो उन पर भी जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी बुनियाद पे लगाया उसने तकरीबन कोई वो भी 45 से अबव है। अब वो क्या चाहता क्या है, वो ये चाह रहा है जी, उसकी सोच ये है जी कि जो अमेरिकन जो मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है। बेसिकली जो अमेरिकन मार्केट है ये दुनिया का 30% जो कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि मुख्तलिफ मालिक से, यानी कि पूरी दुनिया में जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं यानी कि उसमें 30% जो कंजम्पशन है वो अमेरिका में हो रही है। यानी कि लोगों का एक जो ओवरऑल उनका इनकम लेवल या बाइंग पावर भी ज़्यादा है। बाकी जो है यानी कि ये तो नहीं है कि उधर लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बाकी जगहों पे लोग ख़रीद भी नहीं सकते। तो उसका ये ख्याल है जी कि ये लोग मजबूरी में आएंगे। लेकिन ख्याल ये भी किया जाता है कि हो सकता है कि ट्रंप की इन हरकतों की वजह से जो रीजनल ट्रेड है वो बढ़े। बाकी ममालिक जो हैं वो नए नए अपने तरीके तलाश करें बजाय इसके कि वो बार बार अमेरिका की तरफ देखें। दूसरा वो ये चाहता है जी कि ये लोग, मैं इनको इस तरीके से ट्रेड टैरिफ के ज़रिए मजबूर करूँगा कि आप बाहर से चीज़ें अमेरिका में भेजने की बजाय आप अमेरिका में आके इन्वेस्ट करें और फिर अमेरिका में भेजें, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि इस तरीके से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इस तरीके से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। लेकिन यह है कि ये तो तरीका तब मुमकिन है कि आप जो है कोई इस तरह लोगों को कोई थ्रेट करके थोड़ा थोड़ा, और आप कहें जी कि हम इंसेंटिव भी देते हैं कि जो अमेरिका में आके इंडस्ट्री लगाएं। आपने पहले सब की तरफ बंदूक चलाई है और अब अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, इमेजिन करें कि ये सारे लोग इनकी धमकियों में आके उधर इंडस्ट्री लगाना भी शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है 2-3 साल तो लगेंगे कम अज़ कम। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि लोग तो उस टाइम तक जड़े ने अमरीकी जड़े उन्होंने तो हालात बुरे हो गए कि बाहर से जो चीज़ें आती हैं ये कोई खुदा के नाम पर तो नहीं ख़रीदते ना, या उनको फ्री में तो नहीं मिलती। अब यह है कि जब वो चीज़ें आएंगी लोगों की ज़रूरत होगी, एक तो चीज़ें उनको कम मिलेंगी और दूसरा ये है कि वो महंगी मिलेंगी, क्योंकि जो टैरिफ लगना है तो जिसने उधर प्रोडक्ट भेजनी है उसने उसका रेट भी बढ़ाना है। तो ओवरऑल इसका अमेरिका को भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब पाकिस्तान जो है, यानी कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान पर भी आपको पता है कि कोई 29-30% लगा है। पाकिस्तान की भी उसने यही कैलकुलेशन की हुई है कि जनाब ट्रेड डेफिसिट कितना है, कितनी चीज़ें हम ले रहे हैं, कितनी दे रहे हैं।
कोई अमेरिका ने कुछ ममालिक हैं जिनको लीस्ट डेवलप्ड नेशंस का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें कम्बोडिया भी शामिल था, कि जिनको टैरिफ फ्री, यानी कि उनको जो है यानी कि कोई टैक्स के बगैर उनकी एक्सपोर्ट्स को वो एक्सेप्ट करते थे अमेरिकन मार्केट में। अब वो तो गया, हम जो है वो लीस्ट डेवलप नेशन वाली कैटेगरी में नहीं थे, लेकिन एक और कोई एक प्रोग्राम था जिसके तहत हमें भी फ्री में हमारी जो हमें एक अमेरिकन मार्केट तक रसाई हासिल थी। अब वो तो हमारी जो एक फ्री लंच है वो तो अब हमें अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि हमने जो ज़्यादातर इसी तरह जो गए हैं, यानी कि हमारी जो अक्सर जगह पे कोटा या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसकी बुनियाद पर हमारी चीज़ें जो है उनकी सेल होती है। मेरे ख्याल है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को भी कंपेटिटिव करना चाहिए। हम इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं, इस डिटेल में गए बगैर कि इंडिया जो है वो कितना ग्रेशियस किस्म का पार्टनर है, वो छोड़ें, इतना अच्छा वो भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें जो तजारती ताल्लुकात की बात होती है अक्सर, और हमें पता चलता है जी फ़ौज वाले नहीं मान रहे, फ़ौज के अलावा हमारे जो ताजर तबका है या जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस काबिल किया नहीं है कि ये कोई अपनी प्रोडक्ट्स को कम्पेटिटिव बनाएं, सस्ती बनाएं। ये रोना रोते रहते हैं, हुकूमत से सब्सिडी लेते रहते हैं, और यानी कि इनको ये था कि अगर इंडिया के साथ तजारत होगी तो उसमें हमारी जो मार्केट है यानी कि उसमें इंडियन चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी। अब ये देखें ना, हमें चाइना से ये तो सीखना चाहिए। चाइना जिधर भी जाता है यानी कि वो उधर लोगों के जाके तल्ले नहीं करता कि यार मैं अपने घर बच्चों भी जाके रोटी खुआनी है, खुदा रहा मेरे को नाले ले लो, मेरे को मसवाका ले लो, ये तो नहीं करता ना। यानी कि वो जो है यानी कि वो चीज़ें सस्ती अपनी बेच रहा है ना, यानी कि वो इंडियन जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनसे सस्ती बेचेगा तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो हमें भी अपने आप को कंपेटिटिव करना चाहिए। इसके बगैर ये जो है ना, हर टाइम जो हमारी जो इंडस्ट्री है ये भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह चल रही है कि सब्सिडीज़ ले ले के हम जी मारे गए, हम लूटे गए, ठीक है, यानी कि अपने आप को बेहतर इम्प्रूव नहीं किया। और हम आज तक, कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक हमारा जो मेन एक एक्सपोर्ट है वो हम टेक्सटाइल की तरफ है, यानी कि आज तक अपनी जो एक ट्रेड है या जो अपनी एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया। टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, बाकी जगहों पर पीछे हैं, वो एक रवायती अंदाज में, और कार्टल्स जो हैं यानी कि वही चल रहे हैं इधर। तो हमें मेरे ख्याल है कि इस चीज़ को अपने एक अपनी तरफ देखना चाहिए। अभी इंडिया और चाइना की ट्रेड बढ़ने जा रही है। हम जो है यानी कि हम यही कहते हैं जी कि वो हिमालय से ऊंची और पता नहीं केड़ा शहर से मीठी और पता नहीं समुंदर से गहरी दोस्ती। और भाई दोस्ती तो अलावा कोई फ़ायदा भी लिया करो, ठीक है। यानी कि अब जो है जिस तरह चाइना की इंडस्ट्री उधर वियतनाम में रीलोकेट हुई है, कोई हम उनके साथ थे, हम कोई उससे बेनिफिट ले सकते थे, हम क्यों नहीं ले सके। अब इसमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों, यानी कि हमारी जो दोस्ती है वो भी ये है जी कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर किसी के साथ कोई लतीफ़े चार सुना दे, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो खुदारा अब जो है इस चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि हम किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।